नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और अध्याय भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। कक्षा 11 की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें प्रथम अध्याय का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अध्याय 2। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें 1857 की क्रांति, उसके बाद भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है और उसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो प्रक्रिया रही 1947 तक, उससे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो। तो देखिए, मैं रीड करूंगी, आप उसको अच्छी तरह से सुनिएगा। कम से कम आपको 2 बार तो इसको सुनना चाहिए। अगर आप नए नए हैं, आपने अभी तैयारी शुरू की है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकती, क्योंकि डेट्स और फैक्ट्स होते हैं तो उनको याद करना पड़ता है। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको मेरी तरफ से यही सलाह दूंगी कि आप कम से कम वीडियो को 2 बार आप उसको सुनिए। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ, इसका प्रारंभ भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के साथ हुआ। विभिन्न यूरोपीय शक्तियों में प्रचुर संसाधनों से परिपूर्ण भारत देश के साथ शक्तियों के साथ प्रवेश हुआ, तो इनमें व्यापार करने की एक होड़ सी शुरू हो गई। जब व्यापार करने कंपनियां भारत में साम्राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा में भी शामिल हो गई। देखिए, पहले तो कंपनियां आई व्यापार के उद्देश्य से, पर जब इन्होंने यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखा, यहाँ की अस्त व्यस्तता को देखा, तो उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी अग्रणी रही। उसके बाद 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई। तो आप वीडियो फर्स्ट आप जब देखेंगे तो मैंने इसमें प्लासी की लड़ाई की डेट बताई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी डेट क्या है। अगर आपके दिमाग में डेट क्लिक हो रही है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अदरवाइज आपको इसको 1 या 2 बार वापस देखना चाहिए। अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध, सन 1765 में इलाहाबाद की संधि, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। कंपनी के लगातार होने वाले विस्तार ने भारतीय राज्यों व रियासतों को गहरा आघात पहुंचाया। तो देखिए, समय बहुत कम बचा है, क्योंकि आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर दो उतनी अच्छा है। तो आप देखिए, इसको हम अधिक समय को व्यस्त नहीं करूंगी मैं, आप इसको पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ, मेरे साथ साथ में इसको रीड करते जाइए। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रथा के कारण, तो देखिए, सहायक संधि प्रथा के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। इसके कारण भारतीय राज्य ब्रिटिश राज्य में विलीन होते चले गए। तो सहायक संधि की जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुए प्रशासनिक व न्यायिक परिवर्तनों ने भारत में कंपनी के साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। कंपनी के अधिकारियों ने प्रशासन और न्याय के साथ साथ आर्थिक मामलों को भी इस प्रकार नियंत्रित किया कि कंपनी को लगातार मुनाफा हो। इस प्रकार राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक ढांचे को छिन्न भिन्न कर कंपनी ने अपने फायदे के लिए विभिन्न परिवर्तनों की शुरुआत की। विभिन्न भू राजस्व नीतियों को लागू करने से कंपनी को नियमित राजस्व की प्राप्ति होती रही, लेकिन इन राजस्व नीतियों के दुष्परिणामों के कारण भारतीय ग्राम्य अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमरा गया। इस प्रकार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक एवं आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के साथ साथ कंपनी प्रशासन ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप की नीति अपनाई। कंपनी शासन ने विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से भारतीय समाज की विभिन्न कुरीतियों का निषेध करना चाहा, लेकिन भारतीय जनमानस जो पहले ही विभिन्न परिवर्तनों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया था, वह इन सामाजिक व धार्मिक मामलों में अंग्रेजी प्रशासन के हस्तक्षेप से असंतुष्ट हो गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा गोद निषेध की नीति। तो देखिए, लॉर्ड सहायक संधि थी, लॉर्ड कॉर्नवाल, एक मिनट, लॉर्ड वेलेजली ने तो सहायक संधि की नीति अपनाई और लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की नीति। अर्थात यदि किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है, वह पुत्रहीन है, तो वह किसी अपने भाई या अपनी बहन के पुत्र को, यानी किसी अपने रिश्तेदार के पुत्र को दत्तक पुत्र के रूप में, अर्थात उसे गोद नहीं ले सकता। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जहां राजा की संतान नहीं थी, जहां पर उनका उत्तराधिकारी नहीं था, वहां के राज्यों को अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया।
इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी की जो गोद निषेध की नीति थी, उससे राज्य हड़पे जाने के कारण भारतीय असंतोष और अधिक गहरा गया। इन सारे परिवर्तनों के साथ साथ अंग्रेजों को प्रजातीय विभेद की नीति ने भारत में अंग्रेजों और भारतीय समाज के मध्य खाई को और ज्यादा गहरा कर दिया। भारत में अंग्रेजी शासन का चरित्र विदेशी ही रहा। यही कारण था कि भारत में प्रथम बार एक विदेशी शक्ति को भारत से बाहर निकालने के लिए एक संगठित जन आंदोलन खड़ा हुआ। भारत पर अंग्रेजों से पूर्व कई विदेशी आक्रमण हुए, चाहे वे यूनानी, शक, मंगोल, कुषाण, तुर्क, मुगल या अफगानी रहे हो, परंतु इनमें से किसी भी विदेशी शक्ति ने भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक ढांचे को इतनी चोट नहीं पहुंचाई जितनी अंग्रेज राज ने पहुंचाई। मतलब कि सब तरफ से अंग्रेजों ने भारत को पूरा तहस नहस कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में विभिन्न सैनिक विद्रोह हुए तथा इस असंतोष की परिणति का सबसे बड़ा विस्फोट 1857 की क्रांति के रूप में रहा। इस क्रांति के पश्चात कंपनी का शासन समाप्त हुआ तथा वाइसराय ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में भारत में ब्रिटिश शासन के प्रमुख बन गए। तो देखिए 1857 की क्रांति के बाद में जो 1858 का अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया और जो सत्ता थी वो सीधे ब्रिटिश ताज के अंडर चली गई और वाइसराय को ब्रिटिश ताज के मतलब क्राउन के अंडर एक प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन सौंप दिया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां जैसे शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और दिल्ली दरबार के आयोजन के कारण, तो ये सब किसके द्वारा किए गए थे? लॉर्ड लिटन के द्वारा। इसके कारण भारतीय असंतोष लगातार बढ़ता रहा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों के कारण भारत में लगातार अकाल पड़ने लगे। लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सुसंगठित विद्रोह की भावना जन्म लेने लगी। इसी के फलस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिससे एक संगठित विरोध का सूत्रपात किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विश्व इतिहास में सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन भारतीय जनता के एक विशाल अंग को राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित और सक्रिय करने तथा उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने में सफल हुआ। देखिए, मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि एक लय बनती है, आपको समझ में आता है कि जो घटनाएं होती वो एकदम से नहीं होती, उसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि 1957 की क्रांति के मुख्य कारण कौन कौन से थे। तो ये जो पॉइंट्स है वहां पर दिए होते हैं और इतने सिमिलर होते हैं कि वो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आप एक बार इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अगर आप पॉइंट्स में पढ़ते हैं या कुछ चीजें स्किप भी करते हैं तो उसमें कोई आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको चीजें समझ में आने लगी होगी। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कई चरण थे। जैसे जैसे एक चरण से दूसरे चरण की तरफ बढ़ा, इसका सामाजिक आधार भी अधिक व्यापक होने लगा। इसके लक्ष्य अधिकाधिक साहसिक और अधिक स्पष्टता से परिभाषित हुए और यह विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ। भारत और सारे विश्व में विभिन्न शक्तियों के विकास के फलस्वरूप भारतीयों ने अधिकाधिक तादाद में राष्ट्रीय चेतना और दृष्टि अपनाई। राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में यह राष्ट्रीय जागरण परिलक्षित हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके उद्भव एवं विकास के लिए जो उत्तरदायी कारण थे वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। पहले है भारत का राजनीतिक एकीकरण। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण देश की राजनीतिक एकता प्राप्त हुई। लोगों में एक राष्ट्र के संदर्भ में सोचना प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने भारत में आने से पूर्व दक्षिण के लोग प्राय थोड़ी अवधि को छोड़कर देश के शेष भाग से अलग थे। अंग्रेजों ने संपूर्ण देश को एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत ला दिया, क्योंकि देखिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भाषा, रहन सहन, वेशभूषा की बहुत ज्यादा भिन्नता थी, तो वहां पर लोगों के बीच बहुत ज्यादा मतभेद थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो उन्हें बाहर करने के लिए, उनकी सत्ता को समाप्त करने के लिए संपूर्ण राष्ट्र ने अपनी जो भाषागत विविधताएं हैं उनको भुलाकर, जो स्थानगत विविधता है उनको सबको त्याग कर एक हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाला। ऐसी राजनीतिक एकता उत्पन्न हुई जो प्राचीन और मध्यकाल से भिन्न थी। अतः भारतीयों में अखंड और स्वतंत्र राष्ट्र का विचार इस राजनीतिक एकीकरण का परिणाम था। तो इसलिए सबसे पहले क्या उत्तरदायी कारण थे? भारत का राजनीतिक एकीकरण। उसके बाद पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी। पाश्चात्य शिक्षा
ने भारतीय चेतना को दो प्रकार से शक्ति प्रदान की। एक तो यह है कि अंग्रेजी भाषा पूर्व और पश्चिम की संपर्क भाषा बन गई। भारत के शिक्षित नवयुवक यूरोप जाने लगे। वे मिल्टन और रूसो आदि के जनतंत्रवादी, स्वतंत्रता प्रेमी, राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित हुए तथा भारत में भी समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना के इच्छुक हो गए। दूसरा यह है कि अंग्रेजी के रूप में हमें एक संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों को पारस्परिक विचार विमर्श के माध्यम से राष्ट्रवाद को एकीकृत व मजबूत बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दूसरा कारण रहा पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, या सीधे तौर पर हम बोले तो अंग्रेजी का प्रभाव। तीसरा कारण रहा प्रेस की भूमिका, अर्थात समाचार पत्रों की प्रिंटिंग, जो प्रिंट मीडिया था उसकी भूमिका। भारतीय राष्ट्रवाद के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप के विकास में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रेस द्वारा निष्पादित प्रचार व राजनीतिक शिक्षा की सुविधा के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन को राजनीतिक रूप उजागर हुआ। इसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार व शासन की कार्रवाई का प्रतिदिन आलोचना कर सके, लोगों को राजनीतिक समस्याओं की समझ और शिक्षा दे सके। प्रेस की मदद से ही वे लोगों के बीच स्वतंत्र लोकतांत्रिक समस्याओं, प्रतिनिधि सरकार, डोमिनियन स्टेट की विषय वस्तु, स्वाधीनता आदि विचारों को प्रचार कर सके। तो देखिए, पहले कोई प्रचार प्रसार का माध्यम केवल ओरल होता था, मतलब आप कहकर लोगों को कन्विंस करते थे। लेकिन जब समाचार पत्र आए, प्रिंटिंग मीडिया आई, तो चीजें छपने लगी, समाचार पत्र निकलने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे। तो उससे एक अलग ही प्रकार की जागृति लोगों में आने लगी। अब देखिए, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट आ गया है, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। तो देखिए, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। किस प्रकार का था? साप्ताहिक, मतलब वीकली था। राजा राम मोहन राय ने प्रेस की नींव रखी। उनके द्वारा प्रकाशित बंगला पत्र संवाद कौमुदी तथा फारसी पत्र मिरातुल अखबार ने देश में राजनीतिक जागरण का कार्य किया। तो देखिए, मिरातुल अखबार फारसी में, संवाद कौमुदी बांग्ला में, किसके द्वारा इसको प्रकाशन इनका किया जाता था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। राष्ट्रीय साहित्य का विकास। सन 1778 तक भारत में नव जागरण के चिन्ह उनकी विभिन्न भाषाओं में देखे गए। इसमें राष्ट्रीय साहित्य का जन्म हुआ, जो एक तरफ दो भारतवासियों के बढ़ते आंदोलनों का दर्पण था, दूसरी तरफ उसे बढ़ाने का प्रयास था। आधुनिक हिंदुस्तान में हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। मात्र साहित्यकार न थे, अपितु वे प्रसिद्ध सुधारक एवं स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत भी थे। उन्होंने सन 1876 में 1876 ईस्वी में भारत दुर्दशा नामक नाटक लिखा। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें मैं सर्कल कर रही हूँ। भारत दुर्दशा नाटक किसका था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिन्हें आधुनिक हिंदी के पिता कहा जाता है। 1876 में 1876 में उन्होंने इसे लिखा। उन्होंने अंग्रेजी के राज में भारत की दुर्दशा का एक चित्र खींचा। अन्य रचनाकारों जैसे बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि की रचनाओं में भी देश प्रेम की झांकी मिलती है। इसके बाद परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास। परिवहन व संचार के साधनों में सुधार और विकास के कारण देश में राष्ट्रीय आंदोलन की भी शीघ्र प्रगति हुई। रेलवे व नई डाक व्यवस्था ने देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत मदद की। भारतीय नेताओं ने अपने आप को इस स्थिति में अनुभव किया कि वे अपने राष्ट्रीय आंदोलन को देश के प्रत्येक कोने में ले जा सके। अंग्रेजों ने इन साधनों की स्थापना उनके व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए की। इसके बिना वे भारत जैसे विशाल देश पर शांतिपूर्ण शासन नहीं कर सकते थे। किंतु इन साधनों का लाभ भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में भी हुआ। इन विकसित साधनों ने भारत के सभी प्रदेशों को एक दूसरे के समीप ला दिया, जिससे भौगोलिक सीमाएं राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तित हो गई। इससे बिना राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रजातीय विभेद की नीति। भारतीय शासन के प्रति भारतीयों में असंतोष एक महत्वपूर्ण कारण उनकी प्रजातीय विभेद की नीति थी। भारतीयों को बौद्धिक, शारीरिक और चारित्रिक दृष्टि से हीन समझा जाता था और इसी कारण से उन्हें लोक सेवाओं में, सेना में, परिषदों में एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। अनेक सार्वजनिक स्थलों पर भारतीयों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने लंदन की ईस्ट इंडिया
एसोसिएशन में मांग की कि भारतीयों को अपशब्द कहना और अपमानित करना बंद किया जाए। इन घटनाओं से भारतीयों ने स्पष्ट किया कि उन्हें गुलामी जैसे हालत को बदलने के लिए ब्रिटिश शासकों से लड़ना पड़ेगा। प्रजातीय अहंकार का चरमोत्कर्ष सन 1883 के इल्बर्ट बिल पर उपजे विवाद के समय देखा जा सकता है। तो इल्बर्ट बिल कब आया? 1883 में। एक सामान्य प्रेम की भावना के स्थान पर एक सामान्य घृणा की भावना ने भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय रूप में एक होने की प्रेरणा दी। 1857 के विद्रोह की अंग्रेजी प्रतिक्रिया से भारतीय अपमानित। सन 1857 के विद्रोह के होने से पूर्व बहुत से अंग्रेज ऐसे थे जो ईमानदारी के साथ भारतीयों के भले के लिए कार्य करते थे, किंतु विद्रोह के दिनों में दोनों ओर से बहुत सा रक्त बहा गया। विद्रोह के पश्चात यूरोपियन ने भी असहाय और निर्दोष भारतीयों से बदला लिया तथा दमनकारी नीति अपनाई। भारतीयों को देश में प्रशासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों तथा विधानमंडलों से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार के अपमान व अत्याचार के फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता की प्रवृत्ति को और अधिक बल मिला। सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन। हिंदू समाज व धर्म में अनेक कुरीतियां व कमियां, ईसाई धर्म का खुलापन आमने सामने था। अंग्रेजों द्वारा अपनाने वालों को दिए गए लालच व लाभों से परिणाम स्वरूप पढ़े लिखे भारतीयों में ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया, जिससे वे ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे। इससे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट आदि भारतीयों का हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों व कमियों की ओर ध्यान गया। शुरू के जो धर्म सुधारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को धर्म के क्षेत्र में प्रचारित किया, वास्तव में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा अन्य संस्थाएं पुराने धर्म को नए समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे थे। भारत के आरंभिक धर्म सुधार आंदोलन में ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण को विकसित करने की कोशिश की जो हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख आदि सभी समुदायों की एकता को कायम कर सके। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जागरण का स्वरूप पहले धार्मिक था, फिर राष्ट्रवाद की भावना और अधिक गहरी होती चली गई। उसके साथ उसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होने लगा। अंग्रेज सरकार के खुले व्यापार की नीति। अंग्रेज सरकार को खुले व्यापार की नीति देश के विकास के मार्ग में बाधक थी। भारतीयों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश शासन के काल में बिगड़ चुकी थी। 4 करोड़ भारतीयों को दिन में केवल एक बार खाना खाकर संतुष्ट रहना पड़ता। इसका एकमात्र कारण यह था कि इंग्लैंड भूखे किसानों से बलपूर्वक कर प्राप्त करता था, अपना माल बेचकर लाभ कमाता। इस प्रकार ब्रिटेन के अतुल्य ऐश्वर्य में और अधिक वृद्धि होती रही और भारत गरीबी के दुष्चक्र में फंस गया। इल्बर्ट बिल विवाद। प्रचलित न्याय प्रणाली के अनुसार प्रेसिडेंसी को छोड़कर अन्य कहीं भी अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। देखिए 1883 में इल्बर्ट बिल आया था और इसका विवाद का जो कारण क्या था कि प्रेसिडेंसी को छोड़कर अन्य कहीं भी अंग्रेजों के विरुद्ध यदि कोई अभियोग मतलब कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उसकी सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे, कोई भारतीय न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकता था। लॉर्ड रिपन ने न्याय प्रणाली में समानता स्थापित करने के लिए अपनी परिषद के विधि सदस्य सीपी इल्बर्ट को इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। अतः इल्बर्ट के एक विधेयक प्रस्तुत किया जिससे भारत में रहने वाले यूरोपियनों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेटों को देने की व्यवस्था की गई। अर्थात पहले क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई अभियोग या कोई मुकदमा या कोई मुकदमा चलाया जाता तो उसकी सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश कर सकते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल जो 1883 में आया उसमें क्या था, ये देखिए सीपी इल्बर्ट के इस बिल को प्रस्तुत करना विधेयक को प्रस्तुत किया था। उन्होंने क्या कहा, इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें भारत में रहने वाले यूरोपियनों के विरुद्ध मतलब जो अंग्रेज भारत में रहे थे, अगर उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला आता है या अभियोग आता है, कोई इस तरह से केस आता है तो उसकी जो हियरिंग होगी, उसकी सुनवाई होगी, उसका अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेटों को देने की व्यवस्था की गई। इस विधेयक से समस्त यूरोपियनों में खलबली मच गई। अंग्रेजों ने इसे काला कानून कहा। भारत के अधिकांश गैर सरकारी अंग्रेज इस विरोध में सम्मिलित हो गए। यूरोपियनों के
इस संगठित विरोध ने भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्होंने अनुभव किया कि राजनीतिक प्रगति के लिए उनका संगठित होना आवश्यक है। इसी आंदोलनों से प्रेरित होकर बाद में भारतीयों ने संस्थाओं का निर्माण शुरू किया। तो ये थी दोस्तों कि भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुए उससे पहले की पृष्ठभूमि। तो उसके एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कारण रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव का कारण। तो पहला तो था भारत का राजनीतिक एकीकरण, दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, तीसरा प्रेस की भूमिका, चौथा राष्ट्रीय साहित्य का विकास, पांचवा परिवहन व संचार साधनों का विकास, छठा प्रजातीय भेद, सातवां 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की प्रतिक्रिया से भारतीयों को अपमानित किया गया, नौवां सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन, 10वां अंग्रेज सरकार की खुले व्यापार की नीति और 11वां इल्बर्ट बिल विवाद, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेस की भूमिका और इल्बर्ट बिल विवाद रखा। तो इल्बर्ट बिल विवाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित परीक्षा में शॉर्ट नोट के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए इल्बर्ट विवाद ऐसे करके। तो आपको उसमें उसका सन लिखना होता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसमें जो विधेयक में जो प्रस्ताव में क्या दिया गया था, मतलब उसमें बताया गया था, वो आपको एग्जाम में उसमें शॉर्ट नोट के रूप में लिखना पड़ता है। तो हो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ, कौन कौन सी संस्थाएं भारत में स्थापित की गई और उसके बाद फिर नेशनल कांग्रेस का उदय हुआ, उसकी स्थापना हुई, कौन कौन उसके अध्यक्ष बने और किस तरह से उसकी विकास यात्रा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आगे बढ़ती रही। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगी अपनी वाणी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।